जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबिदुल्ला और आप लोग देख रहे हैं ज़राई पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है वो इस पे है कि पाकिस्तान में या वट एवर आप किसी भी जगह है दुनिया में बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग या एक्वाकल्चर नाकाम क्यों होगा, उनके वजूहात क्या हैं। इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। चूँकि अब आगे दोबारा सीज़न स्टार्ट होना है मार्च में, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं एक फ़िश फार्मर को समझने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उनको मैं दोबारा से उनको एक जो है ओवरव्यू दे दूँ कि ये इन चीज़ों का अगर आपने ख्याल रखा है तो आप कामयाब होंगे। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप नाकाम होंगे। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा तो आपका ये पिछला सीज़न जो है उसमें आपने पैसे नहीं कमाए होंगे। वो चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है वाटर क्वालिटी। मैं पिछले व्लॉग में भी इस चीज़ पे मैंने काफ़ी ज़ोर दिया था कि जब तक आप वाटर के पैरामीटर जो हैं, पानी के पैरामीटर, वो आप मेंटेन नहीं रखते हैं या वो आपसे मेंटेन नहीं हो सकते तो आपके लिए ये काम ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। जितना हर बंदा कहते हैं बायोफ्लॉक तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। भाई इसमें अगर आपको समझ है तो फिर ईजी है, अगर आपको समझ नहीं है तो ये सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अंदर जो आपने चीज़ डाली है वो ज़िंदा चीज़ें, वो ज़रा सी भी अगर डिस्टर्ब हो गई, ज़रा सी भी उनके साथ कोई मसला हो गया तो उसने मरना है, उसने बचना नहीं है। और उसकी रिकवरी जो है वो कोई इजी काम नहीं है, वो भी इम्पॉसिबल होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो वाटर क्वालिटी। अगर आपका पानी के जो पैरामीटर हैं वो वही हैं जो कि एक एक्वाकल्चर या बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग के प्रोटोकॉल के मुताबिक हैं, तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके फिश टैंक में जो आप मेरे पीछे दोनों तरफ देख रहे हैं इसमें जो है आप फिश ना पाल सकें। दूसरी चीज़ जो कि एक बहुत ही अजीब बात करते हैं लोग, मतलब अभी तक कर रहे हैं। मतलब एक तो ये है कि चलो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है लोग सीख जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो फिर उनको समझ आ जाती है कि नहीं, जो वो पहले मैं कह रहा था वो गलत था, अब मुझे नहीं कहना चाहिए। वो अभी भी कह रहे कि फ़िश फार्मिंग में तो कोई बीमारी नहीं होती, इनकी बीमारियां हैं ही नहीं। मतलब इतने बड़े बड़े ट्रेनिंग कराते वक्त भी वो ये चीज़ इग्नोर करते थे कि इसमें तो बीमारी नहीं है। भाई इसमें बीमारियां हैं, इसमें भी वही बीमारियां हैं जो आपको हैं, इसमें भी वही चीज़ें हैं, वही वायरस हैं, वही आपके साथ जो है वो पैरासाइट भी, इनका वायरल भी है और बैक्टीरियल भी। हर किस्म की बीमारी इनको भी लगती है, इनकी भी है। लेकिन हमने फार्मर्स को ये चीज़ नहीं बताई। ट्रेनिंग में ये चीज़ कंप्लीटली इग्नोर करते, पढ़ते नहीं हैं। खुद को तो कहते हैं कि मेरे से बड़ा साइंसदान कोई नहीं है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता होता कि भाई इनकी बीमारियां भी हैं, पढ़ते नहीं हैं। और नाम के साथ तो मैं भी इधर लिख लूँगा कि मैं पाकिस्तान का नंबर 1 साइंसदान हूँ, लेकिन साइंसदान के वो होने के भी कुछ जो है वो तकाजे होते हैं। खैर, अगर आपने बर वक्त तशखीस नहीं की फ़िश फार्मिंग में बीमारी की, उनका इलाज नहीं किया, नुकसान आपका होगा। मोटिलिटी हो जाती है, आपकी फ़िश जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो फीड नहीं लेते, वो कंफर्टेबल नहीं होते, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। डिज़ीज़ और हेल्थ मैनेजमेंट जो है वो भी ज़रूरी है, वो भी आपने करना है, उसके बगैर ये फार्मिंग नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ है फीड क्वालिटी। बायोफ्लॉक में तो वैसे भी इतने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं कि मतलब सुन के बंदा जो है वो, मैं कहता हूँ, हैरान रह जाते हैं कि ऐसे मतलब कैसे पॉसिबल है कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड आप करें। लेकिन माशाल्लाह से उनसे भी बड़े बड़े फ्रॉड ये जो हैं वो फीड में बैठे हैं। फीड क्वालिटी आप यकीन करें, अब मैंने एक बंदे से कहा कि जो आपका फीड है, जो आप मुझे कह रहे हैं कि ये 30% है, वो 30 नहीं है, वो 28 है। कहते पूरी दुनिया में ऐसा है। मतलब अगर एक चीज़ का आपको नहीं पता, दुनिया पे तो ना डाल देना। आप खुद कहें कि हमसे नहीं मेंटेन हो रहा, आप कह रहे हैं कि अगर मैं 30 रखूंगा तो वो 28 होगा, तो भाई आप 32 रखें, मुझे 30 दे देना। आप 2% ज़्यादा रखें, आप 32 वाला जो है वो 30 के प्राइस पे दे दें। मतलब ये कि आप 32% वाला जो है आप 32% का फीड बनाए ना, ताकि फार्मर को 30% का मिले। दुनिया में तो यही होता है कि अगर वो 30 है तो वो 30 है, अगर 40 है तो वो 40 है, अगर 25 है तो वो 25 है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आपको 30 वाला 28 का मिलेगा, 28% प्रोटीन का। 28 वाला जो है आपको 25 का मिलेगा, 25 वाला आपको 20 का मिलेगा। फीड क्वालिटी हमारे यहाँ ज़ीरो है।
आप पूरा साल फिश को खिलाएं, वो ग्रोथ नहीं आता जो दुनिया में आता है। सो बायोफ्लॉक हमारा इसलिए भी नाकाम होता है कि हमारे यहाँ फीड क्वालिटी नहीं ठीक, उसके इंग्रेडिएंट नहीं ठीक। हमने सब फिशों के लिए बस एक पैमाना रखा हुआ है, सबको एक ही दे दें, क्योंकि माशाल्लाह से वो भी तो नहीं ना पढ़ते हैं, वो भी तो नहीं देखते ना कि कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट देख के लोगों से देख ले, दुनिया में देख लें कि भाई वो कौन सा फीड किस तरह बना रहे हैं, किस फिश के लिए किस साइज़ में बनाते हैं, किस प्रोटीन में बनाते हैं, वो चीज़ भी नहीं हो रहा। और जो ट्रेनिंग कराते हैं वो भी नहीं बताते कि आपने फिश को पहले कौन सा फीड देना है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। अब वो जो है 30 से स्टार्ट करते हैं, 30% प्रोटीन पे आपने फिश को पालना है, तो अगर 5 महीने टेन्योर है तो वो 10 महीने पे जाएगा, 8 महीने तो वो 16 पे जाएगा। वजह ये है कि जब एक चीज़ की ग्रोथ हो रही है और उसको वो ग्रोथ के लिए वो प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे, तो उसने वो ग्रोथ करना ही नहीं है। वो तो 1 महीने का काम 2 में करेगा, 2 का 4 में करेगा। सो फीड क्वालिटी हमारे यहाँ ज़ीरो है। और ऊपर से जो कभी रह जाती हैं वो फार्मर पूरा करते हैं। वो किस तरह पूरा करते हैं कि भाई वो फीड उस क्वांटिटी से नहीं देते। अगर केजी चाहिए तो वो आधा किलो देंगे, 2 केजी चाहिए तो वो 1 किलो देंगे। मतलब जो कमी इनसे रह जाती हैं, मतलब वाटर क्वालिटी के बाद, और जो उनके साथ डिजीज़ वगैरह में भी नहीं हो जाता, और उसके बाद जो है जो जिनसे लगवाए हैं उन्होंने डिज़ाइन भी ठीक नहीं करके दिया, उन्होंने बाकी चीज़ों में भी उनके साथ हाथ किया है, वो जो कुछ रह जाता है वो फार्मर अपने हाथ से पूरा कर देता है। उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब टैंक आपने डिज़ाइन किस तरह करना है, क्या साइज़ होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए। 2 फुट से स्टार्ट हुआ था कि भाई 2 फुट से ऊपर नहीं बनाना हमने। 2 फुट वाले सारे के सारे, एक बंदा भी आज नहीं कह सकता कि मेरे पास अभी भी 2 फुट वाला है और मैं खुश हूँ। खुश तो खैर 4 फुट वाले भी नहीं हैं, 5 फुट वाले भी खुश नहीं हैं, उनकी भी वजूहात हैं। सो वो मसला ये था कि जब 2 फुट से स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो सर्वाइवल ऑफ फिश था वो कम था, मतलब कम ही फिश सर्वाइव करती थी। अगर 1000 डाले हैं तो उसमें से 200-300 बचा है, बाकी सारा मर गया। आज तक इस पे किसी ने नहीं बात की कि वो क्यों मरता था या उसके वजूहात क्या थे। अगर आगे से वो फार्मर जो है जिनसे लगाए उनसे 1-2 दफ़ा कंप्लेन की कि मेरी फ़िश मर रही है, तो तीसरे कॉल पे वो ब्लॉक, क्योंकि उसने जो पैसे उनसे कमाने थे वो कमा लिए। अब उनको बताना नहीं है कि क्यों मर रहे हैं, अब उसको खुद भी नहीं पता कि क्यों मर रहे हैं। ऊपर से उसने तो बताया था कि इसमें बीमारी भी नहीं, वो कहते नहीं बीमारी तो कोई नहीं है। अच्छा, जब बीमारी भी नहीं है और फीड भी वो दे रहे हैं और साइज़ में भी कोई मसला नहीं है, तो वो कौन से वो कौन से ऐसे वजूहात थे जिसकी वजह से उनका फिश मर रहा था। यही थे कि आपने 2 फुट का लगाया था, एक तो पानी वापोरेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है, ओवर क्राउडिंग है, बीमारी उसमें है, फीड सही नहीं मिल रहा, फीड की क्वालिटी नहीं ठीक, तो फिश ने तो मरना था। और क्या होना था उसने ग्रोथ तो नहीं करनी थी, उसने तो मरना ही था। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है हमारे टैंक डिज़ाइनिंग कि वो हमारा जो है वो अभी भी लोग 3 फुट में 2.5 फुट में फंसे हुए हैं, खुदारा 4 फुट पे आ जाए प्लीज़। मार्केट एक्सेस 5वें नंबर पे हमारे पास है मार्केट एक्सेस। बहुत सारे फिश फार्मर जो हैं उनके पास मार्केट तक एक्सेस नहीं है। अब उनके भी वजूहात हैं। एक तो उनके पास क्वांटिटी कम होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसने मुझे कहा कि भाई आई थिंक फैसलाबाद से है या फैसलाबाद के आसपास कोई जगह बता रहा था। अब उसके पास टोटल 600 पीस है, वो भी मिक्स, उसमें 300 ग्राम भी हैं, आधा किलो भी हैं, वो कह रहे कुछ किलो के भी है। अब वहाँ से 400, 500, 600 पीस के लिए कोई मंडी से तो बंदा नहीं जा सकता। आप यही कर सकते हैं कि किसी से बात करके खुद मंडी तक ले जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने वो भी नहीं करना, कोई बंदा आके मेरे से उठा ले। और मज़े की बात यह कि बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने एक टैंक लगाना है, लेकिन आप ऐसा करें कि मुझे जो है ना किसी एक्सपोर्टर का जो है मुझे नंबर दे दें, मैंने अपना माल एक्सपोर्ट करना है। भाई एक एक्सपोर्टर जो है वो आपसे 400-500 पीस नहीं लेगा, 1000 पीस नहीं लेगा, वो आपसे लेगा माल टनों में, 10 टन हो, 20 टन हो, 30 टन हो, वो वाला माल आपसे लेगा। अब एक 600 पीस के लिए आपको एक्सपोर्टर चाहिए कि मुझे एक्सपोर्टर चाहिए, मैंने 600 पीस एक्सपोर्ट करने हैं। भाई उसने मार्केट प्राइस से भी आपसे कम प्राइस पे लेना है।
अगर मार्केट में 600 रुपये प्राइस है तो उसमें 500 रुपये आपसे लेना है, अगर 500 है तो आपसे 400 रुपये प्राइस लेना है। ये एक चीज़ जहन से निकाल दें। लार्ज क्वांटिटी में है, फ़ायदा यही कि वो सारा का सारा माल आपसे उठा लेता है। अगर आपने सीज़न से ज़रा आगे पीछे रेडी किया है, फिर आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है, एक्सपोर्टर भी आपको अच्छा प्राइस देगा, क्योंकि उसने भी वो मार्केट उस टाइम टारगेट करना होता है जिस टाइम पे वहाँ पे भी प्राइसेस हाई होते हैं। और उसके बाद जो मार्केट एक्सेस में है वो ये कि इनको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाके किस तरह सेल करना है, मार्केटिंग का तो उसको खैर पता ही नहीं है। और इंशाल्लाह जो आज चूँकि हफ्ता है, इंशाल्लाह ये हफ्ते को जो है वो अपलोड होगा, जो कल अपलोड होगा उसमें बायोफ्लॉक फिश फार्मर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल का व्लॉग आप लोगों ने मिस नहीं करना। रेगुलेटरी ऑफ इन्वायरमेंट को हम रेगुलेट नहीं करते। अब इसमें हमारे यहाँ मसला ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, कभी बारिश हैं, कभी धूप हैं, कभी सर्दी हैं, कभी गर्मी है। और हमारे फार्मिंग जो है, चूँकि बाकी दुनिया में तो अब वो पॉन्ड वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, सारे लोग एक्वाकल्चर पे आ गए। अब उनकी फार्मिंग देखें और हम अपनी फार्मिंग देख लें, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। सो हम वो इन्वायरमेंट को भी रेगुलेट नहीं करते, वो भी नहीं देखते कि भाई कब स्टार्ट करूँ, कब एंड करूँ, किस तरह करूँ, और इनके लिए क्या प्रोटोकॉल है कि मैं वो फॉलो करके तो अपना बिज़नेस जो है उसको मैं कामयाब करूँ। हमारे जो है वो तालाब भी ओपन है, हमारे बायोफ्लॉक मेरा भी ओपन है। ये नहीं कि मैंने भी कोई जो है वो बहुत बड़ी कोई ईजाद की है, लेकिन इंशाल्लाह ये विद इन वीक जो है ये इस तरह नहीं होगा। जनवरी स्टार्ट होने वाली है, ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और एक आप समझे कि ये एक कंट्रोल शेड इसका बन रहा है। और इंशाल्लाह मेरा अपना जो है, आपको पीछे ये ग्रीन कपड़ा भी नज़र आ रहे हैं, इवन वो भी मैंने जो है वो इसलिए उतारा हुआ है कि चूँकि वो अब शेड बनने वाला है। सो मैंने अगर हम ज़्यादा जो हाई प्रोफाइल जो कंट्रोल शेड है वो नहीं बना सकते, जो अपना अवेलेबल मटेरियल है उसको तो यूज़ करें। उसको यूज़ करके कम से कम अगर 5-6 डिग्री भी टेम्परेचर हम अप कर सकते हैं तो फ़ायदा है, नुकसान नहीं। 7वें नंबर पे आता है क्लाइमेट चेंज। अब जिस तरह पूरी सर्दियों में आप देख लें, मैं लाहौर बैठा हूँ, अब पिछले 1 वीक से जो है विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी, ठंड बहुत, ये 2 दिन तो बिल्कुल अखीर हो रही है सर्दी की। अब जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट किस पे आता है, फ़िश पे आता है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट है, उस पर भी है। सो यहाँ पे पानी का लेवल आप लोगों को पता है कि किस हद तक जो है हमारा पानी जो है वो कम हो रहा है। अब जो बड़े बड़े तालाबों में कर रहे हैं वो भी इस चीज़ का वो कह रहे हैं भाई मेरा तो पानी का ही इतना खर्च होता है कि मुझे प्रॉफिट बचता ही नहीं है, क्योंकि वो पानी भी नीचे गया। अब पानी नीचे गया तो उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। अब गर्मियों आप देख लें, कभी शदीद गर्मी, कभी नॉर्मल मौसम, कभी ठंडा हो जाता है। सर्दियों में भी यही कि दिसंबर मिड तक तो फील ही नहीं हो रहा था, आम से शर्ट जो है वो पहन के लोग घूम रहे थे, सर्दी नहीं थी। अब पिछले 1 वीक से फिर ठीक ठाक सर्दी है। अब जनवरी का अल्लाह को पता कि उसमें क्या मौसम होने वाला है, या फरवरी में क्या मौसम होने वाला है। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से और उनकी इफ़ेक्ट की जो है उनके जो इफ़ेक्ट हैं फ़िश पे, उनको आप किस तरह कंट्रोल करते हैं, उसके लिए आप क्या इक़दाम करते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के, ये जो मैंने 7 चीज़ें आप लोग गिनवाई हैं, एक्सप्लेन किए, इन सब चीज़ों का आप ख्याल करेंगे तो आप एक कामयाब और सक्सेसफुल बायोफ्लॉक फ़िश फार्मर बन सकते हैं। अगर इसमें से कोई एक भी आपसे कंट्रोल नहीं होता, या आप उस पर फोकस नहीं करते, उसके लिए आप इक़दाम नहीं करते, तो आप जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। बाकी तो नफ़ा और नुकसान जो है वो उस ज़ात के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो प्रोटोकॉल आपको लेने पड़ते हैं, उसके बाद जाके फिर आपको प्रॉफिट और नुकसान होता है। तो ये व्लॉग भी बेसिकली इसके लिए था कि ये कुछ चीज़ें हैं कि जिस पे हम अगर हम फोकस करें, इन चीज़ों को हम कवर करें। देखो, एक बंदे ने तकरीबन कोई 45 लाख का जो है वो एक फार्म बनाया। फार्म वो आजकल एक बड़ा जो है वो वायरल हुआ है कि बढ़ गया, उसका फार्म तो बढ़ गया। अब क्यों बढ़ गया उसको भी पता है, बड़ी डिटेल से मेरी उनसे भी बात हुई है। सो कमिंग डेज़ में इंशाल्लाह वो भी स्टोरी बनेगी कि वो जो है वो 45 टैंकों वाला फार्म जो है वो कैसे बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, किन की वजह से बढ़ गया। सो उनके लिए भी आप लोगों ने चैनल पे रहना है, इंशाल्लाह उसके साथ भी बैठ के बातचीत करेंगे। सो ये कुछ प्रोटोकॉल थे जो टोटल 7 मैंने आप लोगों को गिनवाए।
वाटर क्वालिटी है, उसके बाद जो है वो डिजीज़ एंड हेल्थ मैनेजमेंट है, उसके बाद फीड क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट एक्सेस है, रेगुलेटरी ऑफ इन्वायरमेंट है और क्लाइमेट चेंज है। इन 7 चीज़ों को आप लोग जहन में रख के ये फार्मिंग स्टार्ट करें और इनके लिए आपने कैसे इनका इन प्रोटोकॉल को जो है वो फॉलो करना है बायोफ्लॉक एक्वाकल्चर के, और इन चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या आना है, किस तरह आना है, उनसे किस तरह बचना है, इन सब चीज़ों का आप लोग ख्याल रखेंगे, इनके लिए इकदाम करेंगे तो आप एक सक्सेसफुल बायोफ्लॉक फ़िश फार्मर होंगे। वरना ये उसी तरह ही होगा कि ये काम तो पॉसिबल नहीं है, ये तो फ्रॉड है। दुनिया में हो रहा है, वहाँ पे नहीं फ्रॉड, लेकिन पाकिस्तान में फ्रॉड है। और उनके जो फैक्टर्स हैं वो यही फैक्टर हैं, कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि इंशाल्लाह अगले व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग आपको गाइड करते हैं या जहाँ से आप बनाते हैं वो आपके साथ कितना, किस लेवल का और किस तरह का जो है वो फ्रॉड करते हैं और आप कामयाब नहीं हो पाते, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अब दे मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।